हेलो एस्पिरेंट्स, यह कुछ फीचर्स हैं इन वीडियोस के, इन्हें आप चेक कर सकते हैं। और यह कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें अपनी कॉपीज इवेलुएट करानी है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। और ये आंसर आपका 2018 के ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर ने लिखा है। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंट अफेयर से रिलेट करके की है। इन्होंने लिखा है कि रीसेंट डिबेट्स हुई हैं और एससी के अंदर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लिविंग विल और यूथेनेशिया के रिगार्डिंग काफ़ी केसेस में बातें हुई हैं और केसेस को देखा गया, जिसकी वजह से यह इशू लाइमलाइट में है। फिर इन्होंने लिविंग विल को डिफाइन किया है, जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन की क्या डिमांड थी, आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट इज अ लिविंग विल? तो उसी का आंसर लिखा है कि लिविंग विल is a form of advance directive where a person in his full consciousness lays down the course of action to be taken in case of some terminal illness he suffers from later। मतलब सिंपल वर्ड्स में यह है, लिविंग विल एडवांस डायरेक्टिव होती है, मतलब पहले से ही एक डायरेक्शन दे देना कि पर्सन जब भी अपने फुल कॉन्शियसनेस में होता है वो तभी वह सारे एक्शंस के बारे में पहले से लिख देता है या फॉर्मली डिक्लेयर कर देता है कि अगर वो लाइफ में आगे कभी टर्मिनल इलनेस की वजह से या किसी भी वजह से अपने लाइफ के रिगार्डिंग और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग अगर कॉन्शियस नहीं रह पाता और डिसीजन नहीं ले पाता, तो जो अभी वो डिक्लेयर कर रहा है उसको फॉर्मल माना जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। नॉर्मली यह विल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होती है और अपनी बॉडी से भी रिलेटेड होती है, तभी यहाँ पर यूथेनेशिया वाला वर्ड यूज़ किया गया है। यूथेनेशिया मतलब कि इंटेंशनली अपनी लाइफ को एंड करना या करवाना, क्योंकि वो पेन और सफरिंग से हो रही तकलीफ़ों को और सहना नहीं चाहते हैं। अब बात यहाँ पर नोट करने की ये है कि इस तरह से डेफिनेशन रटी तो किसी को भी नहीं जा सकती, और मे बी हो भी सकता है 5% चांसेस, पर किसी भी इशू के बारे में जब हम पढ़ते हैं अगर उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो वह अपने आप पेपर पर दिख जाती है। इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है राइटिंग के अंदर कि उसको पढ़ने के बाद, कंसेप्ट को पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग आ गई तो उसके बाद जो कीवर्ड होता है जो पूरे के पूरे कंसेप्ट को, डेफिनेशन को, उसका मीनिंग देता है, उस जरूर लिखना चाहिए। फिर आगे लिखा है, इस तरह की डिसीजन लेने से, मतलब विल बनाने से, जो भी बाद में एथिकल और लीगल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि अगर वो पर्सन बाद में कैपेसिटी नहीं हुई उसकी डिसीजन लेने की तो उसके रिगार्डिंग कौन लेगा, और फिर पर्सन के रिलेटिव्स के आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पर्सन की डेथ हुई और उसने अपने प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में किसी के साथ कोई जिक्र नहीं किया। ऐसे केसेस बहुत देखे जाते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, उसकी के आपस में रिलेटिव्स जो भी होंगे वो इन लीगल कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाएंगे। एथिकल इशू हो जाएगा इस चीज़ के अंदर कि फॉर एग्जांपल पर्सन बहुत टर्मिनली इल था और धीरे धीरे सिचुएशन ख़राब हुई और अब वो ब्रेन डेड है, मतलब उसकी बॉडी काम कर रही है लेकिन उसका दिमाग नहीं काम कर रहा। एमबीबीएस के अंदर आनंद पेशेंट को याद करिए। फिर ये डिसाइड करना एथिकली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उन्हें लाइफ सपोर्ट देना चाहिए या फिर हटा लेना चाहिए, क्योंकि फिर जिसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके काम आ सके। इसलिए यहाँ पर लिविंग विल को बनाना ज़्यादा सही समझा जाता है। अब जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड थी एथिकल इश्यूज़ के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर वह सारे इश्यूज़ अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट लिस्ट आउट हैं। फर्स्ट है, तो जैसे कि अभी हमने समझा था, इंडिविजुअल हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है क्योंकि उसको डेली पेन और डेथ के, मरने के डर को हर रोज फेस करना पड़ता है। एंड देन इंस्टेड ऑफ अ डेथ ऑफ डिग्निटी ही लिव्स विद अ लाइफ ऑफ ह्यूमिलिएशन। एंड देन सोसाइटी, स्पेशली फैमिली, उन्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि अपना ध्यान और रिसोर्सेज उनके ऊपर लगाए जाएं, या नहीं जो टर्मिनली इल है और उनका पता है कि डेथ तो आनी है, या फिर रैशनल होकर अपनी नीड्स पर भी ध्यान दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है आगे की जनरेशन की एजुकेशन पर। फिर नेक्स्ट एथिकल इशू है, किसी भी तरह का यूथेनेशिया दिया जाए, या तो एक्टिव या पैसिव, दोनों ही जो डॉक्टर होता है उसके अंदर या फिर वो पर्सन के अंदर जो इसको प्रैक्टिस करता है एक गिल्ट और रिमोर्स देता ही है। मतलब आप सोचिए कि कोई आपका रिलेटिव ब्रेन डेड है और उसे यूथेनेशिया देना है और आपके हाथ में जहर का इंजेक्शन है और आपसे कहा जाए कि आप इसे लगा दीजिए और इस पर्सन को उसके पेन से रिलीव करिए, तो सबसे पहले तो सोचना ही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और पर पर्सन की हालत को देखकर हम लगा भी दें तो एक
तरह का गिल्ट तो हमेशा रहेगा कि आपके हाथों से इंटेंशनली कुछ गलत हुआ। इस तरह से इस टॉपर ने मेन बॉडी को कंप्लीट किया है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन के अंदर बहुत ही फर्म स्टैंड लेकर बोला है कि मोरालिटी इम्पॉर्टेंट है, पर इस हद तक नहीं कि इंडिविजुअल ह्यूमिलेट हो। एग्जाम्पल देकर इन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया है नर्स अरुणा के केस को लेकर। इस केस के अंदर अरुणा नर्स थी और सेक्सुअल असॉल्ट होने की वजह से, अपनी इंजरीज की वजह से, 37 ईयर्स तक वेजिटेटिव स्टेट में थी। फिर इन्हें यूथनेशिया देने के लिए केस फाइल हुआ और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने भी हैंडल किया और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंस लिया यूथनेशिया के ऊपर। तो एक्टिव यूथनेशिया के लिए तो मना किया, लेकिन पैसिव यूथनेशिया इन्हें दिया गया और इन्हें अपने पेन से रिलीव किया गया। बात ध्यान देने की ये है कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जामिनर देखकर समझ जाता है कि कैंडिडेट अगर इस तरह के एग्जाम्पल दे रहा है तो उसे अंडरस्टैंडिंग होगी। लास्ट में लिखा है कि पैसिव यूथनेशिया विद सोशल एक्सेप्टेंस इज नीडेड टू रिजॉल्व दिस डिलेमा। मतलब उन्होंने अपना एक वे फॉरवर्ड भी दे दिया कि पैसिव यूथनेशिया को ऐसे डिलेमा से डील करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। पैसिव यूथनेशिया मतलब टर्मिनली इल पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है उसे रोक देना, मतलब आप पैसिवली इनडायरेक्टली उसको मार रहे हैं। और वहीं एक्टिव यूथनेशिया होता है कि आप कोई भी डेंजरस लीथल इंजेक्शन लगाकर या कोई भी लीथल चीज़ से डायरेक्ट और एक्टिवली मार रहे हैं। तो इस आंसर को इन्होंने इस तरह से कंक्लूड किया है और यह आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यह देखा था। इसके इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। जो स्टेटमेंट में था उसी को इन्होंने ओवरव्यू देकर बताया। ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर को लेथार्जिक, कोल्यूसिव, रिस्क फ्री बोलकर क्रिटिसाइज किया जाता है। मतलब आलसी, लेजी एटीट्यूड वाले, रिस्क फ्री, जिन्हें चिंता नहीं है और जिन्हें डर नहीं है कि उनकी नौकरी पर किसी तरह का असर पड़ेगा। कोल्यूसिव मतलब फेवर्स लेना या आप कह सकते हैं एडवांटेज लेना, और फिर अपने आप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर में काम करने वाले लोग रादर देन ऑन देयर ड्यूटी। फिर क्वेश्चन की टोन के साथ ही इन्होंने बताया कि हाँ, ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर को अगर डाउनसाइज किया गया या प्राइवेटाइज किया गया कुछ सर्विसेज को, तो वहाँ की कंडीशन में कुछ रिजुविनेट हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन था क्रिटिकली डिस्कस और एग्जाम्पल के साथ समझाना था, तो यहाँ पर उन्होंने एडवांटेजेस बताए। पहला पॉइंट बताया कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। छोटे एनवायरनमेंट में, मतलब कम लोगों के साथ, टीम कोऑपरेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मेरिट में प्रमोशन रिकॉग्निशन के बाद मिलना, और फिर वही फंडा कि मिनिमम गवर्नमेंट होगी और मैक्सिमम गवर्नेंस होगी। एक बेहतर पीपल सर्विस इंटरेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क कल्चर के अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी आ पाएगी, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। गवर्नमेंट उन क्रिटिकल और सोशल सेक्टर सर्विसेज पर ज़्यादा फोकस कर पाएगी बेहतर तरीके से। यहाँ पर उन्होंने सजेशन दिया है, उस टाइम के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है कि एयर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा उस मनी को मिशन इंद्रधनुष के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। क्योंकि कीवर्ड क्रिटिकली डिस्कस था, तो यहाँ पर हम अपना कंसर्न भी बताएंगे। जाहिर सी बात है कि डाउन साइजिंग होगी तो जॉब लॉसेस होंगे और इसके अंदर और ज़्यादा रिस्क फ्री एटीट्यूड प्रमोट हो सकता है इन ऑर्डर टू अवॉइड स्क्रूटनी। फिर प्राइवेटाइज्ड सर्विसेज के अंदर क्वालिटी डिलीवरी और सोशल अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करना और भी ज़रूरी हो जाता है। एक बार को क्वालिटी मिल सकती है डिलीवरी में, पर सोशल अकाउंटेबिलिटी इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है इन्होंने कि प्राइवेट सेक्टर, जो हेल्थ केयर का प्राइवेट सेक्टर है, इस मामले में ज़्यादा सोशली एक्सक्लूसिव है इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह उन्होंने कंक्लूड करके लिखा है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाना ज़्यादा बेहतर है, जिसमें नॉन कोर गवर्नमेंट सर्विसेज को प्राइवेटाइज्ड करना ज़्यादा सही है और उन्हें फिर भी खाली नहीं छोड़ा जाए, उनकी भी कुछ न कुछ अकाउंटेबिलिटी हो। इस तरह से यह आंसर कंप्लीट होता है। एज यू कैन सी, यहाँ पर हर पॉइंट क्रिस्प और कंसाइज फॉर्म में है। हर चीज़ को डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होता है। प्लस कुछ कैंडिडेट्स अलग से हेडिंग बनाते हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की, अवॉइड दैट। और जहाँ पर पैराग्राफ में लिखने की ज़रूरत है वहाँ पर पैराग्राफ में लिखिए, और जहाँ पर पॉइंट्स लिस्ट आउट करने हैं वहाँ पर पॉइंट्स लिखिए। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं,
ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं। कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।